मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी लंबा है इसलिए हम उसमें जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं और उसकी जितनी बातें हैं, जो भी उसने कार्य किया, हम उस पर सब पर फोकस देना चाहते हैं। इसीलिए इसको आज ये अंतिम पार्ट इसका होगा, इसमें हम इसको समेट लेंगे। और इसके मरने के बाद जो शासक गद्दी पर बैठे, जैसे मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, उनकी भी हम चर्चा आज कर देंगे क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा नहीं है। तो आज हम लोग इसको पूरी तरह से समाप्त करेंगे। अब देखिए, आप लोग बता दें कि कल लगान व्यवस्था बता रहे थे कि लगान व्यवस्था से भी इसका काम नहीं चला। वैसे तो इसने कर लिया था 50% और काफ़ी 50% कर ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है, लेकिन शरीयत के अनुसार कोई ज़्यादा नहीं था, तो इससे भी इसका काम नहीं चला। इसीलिए इसने, चूँकि इसके पास विशाल फौज थी और विशाल फौज तो थी, इसके पास 50,000 दास भी थे। ये ध्यान में रखिए कि फरिश्ता कहता है कि 4,75,000 सेना थी और 50,000 इसके पास दास भी थे। तो इन दासों को भी भोजन पानी की व्यवस्था करना था। जो 4,75,000 सेना थी, मूल जो सेना थी, जो घुड़सवार थी, उसके अलावा पैदल सेना, हाथी सेना थी, उनको भी वेतन देना था। और हमने बताया था कि इसने नगद वेतन देना शुरू किया था। तो राजकोष पर या अन्य चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। इतिहासकार मोरलैंड कहते हैं कि अगर इसी तरह से वो वेतन देता रहा तो उसका 5 से 6 वर्षों में राजकोष खत्म हो जाएगा। ये बातें पढ़ने भी दे रहा है उस बात को। तो मतलब कुल मिलाकर के इसके राजकोष पर सीधा प्रभाव पड़ रहा था। तो इसलिए उसने अब बाजार व्यवस्था की तरफ रुख किया। और ये दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने बाजार व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। इसके पहले किसी भी शासक ने बाजार व्यवस्था को सुव्यवस्थित नहीं किया। और इसी के बनाए हुए व्यवस्था पर आगे चल करके, यहाँ तक कि मुगल काल में भी ये चलता रहा, थोड़ा बहुत फेरबदल करके। इतनी मजबूती से इसने बाजार व्यवस्था का जो है नींव रखी थी और जब तक जिंदा रहा उसमें कोई कमियां नहीं हुई। ये तो जैसे विजय इसने किया, जब तक जिंदा था विजय, जो भी राज्य थे वो सब इसके अधीन बने रहे, उसी तरह से बाजार व्यवस्था भी जब तक जिंदा था ये बना रहा। अब देखिए, इतिहासकार कहते हैं कि उसकी जो बाजार व्यवस्था थी वह केवल दिल्ली के आसपास ही क्षेत्रों में थी। विशेषकर मोरलैंड कहते हैं, ध्यान रखिए, इतिहासकार मोरलैंड कहते हैं, मोरलैंड कहते हैं कि इसकी जो बाजार व्यवस्था थी वो दिल्ली के आसपास थी। चूँकि दिल्ली में ही अस्थायी सेना थी और देना पड़ता था। लेकिन इनकी बात को केसी सक्सेना ने भी समर्थन किया है। लेकिन आपको बता दें, प्रोफेसर बनारसी लाल सक्सेना ने कहा है कि नहीं, केवल दिल्ली के आसपास से बाजार नियंत्रण से सेना का भरपाई नहीं हो सकती थी जब तक ये दूर दराजों में न हो। तो ये बात सही लगता है कि ये इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में भी रहा होगा। पूरे जगह तो हम नहीं कर सकते हैं इतिहासकारों के अनुसार, लेकिन ये है कि केवल दिल्ली नहीं रहा होगा, उसके आसपास के क्षेत्र भी रहे होंगे, जो दूर दराज में रहे होंगे, तभी सेना की भरपाई हो सकती थी। अब देखिए, फिलहाल ये अपने अपने मत हैं। मोरलैंड का जो मत है वो भी आप जानते रहिए, बनारसी लाल सक्सेना का जो मत है वो भी जानते रहिए। उन्होंने असहमति व्यक्त की इनके वैसे केएस लाल के मत ने, केएस लाल जो थे वो मोरलैंड के समर्थन किए, लेकिन बनारसी लाल सक्सेना ने इनका समर्थन नहीं किया। प्रोफेसर, अब देखिए, आर्थिक सुधारों का जो विवरण दिया है उसमें बर्नी ने अलाउद्दीन के आर्थिक नियमों का विस्तृत विवरण, यही एक मेन आधार है बर्नी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बर्नी ही एक मुख्य आधार है और इसी के आधार पर इतिहासकारों ने अपना थोड़ा बहुत मत जो है परिवर्तित करके दिया है। अब देखिए, आपको बता दें कि अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग इसके लिए उसने व्यवस्था बनाई। जैसे गल्ला मंडी अलग था जहां अनाज बिकता था, उसके अलावा सराय अदल न्याय का स्थान था जहां पर अन्य वस्तुएं बिकते थे, जैसे कपड़ा इत्यादि बिकता था। घोड़ों और दासों का व्यापार अलग था। मतलब कुल मिलाकर के जो है मंडी सबकी अलग अलग होती थी और ये बदायूं के पास सारी स्थापित थी, लेकिन अलग अलग विभाग था उसका, अलग अलग जो है चीज़ें थीं। तो उसमें जिसको जो चीज़ खरीदना रहता था उस बाजार में जाता था
और वो उसमें खरीदता था। तो इसका बाजार का उद्देश्य था कि भाव को निश्चित करना, कालाबाजारी ना हो। इसीलिए इसने जो है बाजार व्यवस्था को लागू किया और उसमें ये सफल भी रहा। अब देखिए जैसे मंडी, आज देखिए आज भी मंडी जिसे हम गल्ला बाजार कहते हैं, तो उसमें मुख्यतः गेहूं, चावल, जौ, चना, जो भी खाद्यान्न पदार्थ है, गुड़ है, घी है, ये सब बिकता है। आज भी ये चीज़ें बिकता है और पहले भी था। तो इसमें निर्धारण किया, जैसे गेहूं था तो 7.5 मन जीतल था। जीतल ये तांबे का सिक्का होता था, ध्यान रखिए, टका चांदी का और जीतल तांबे का, ठीक है। जौ 4 जीतल मन था। उड़द, चना और चावल एक साथ हमने लिख दिया है, ये 5 था। नमक को भी थोड़ा लिख दें आप लोगों को, ये 1 जीतल था। 1 जीतल में आधा मन मिलता था, ध्यान रखिए कितना मिलता था, जो है आधा मन जो है नमक मिलता था। तो उसी तरह से घी था, ठीक है, 2 जीतल में लगभग 2.5 सेर मिल जाता था। तो तमाम ऐसी चीजें थी जो बहुत सस्ते दामों पर, या कह सकते हैं कि उचित रेट पर चीजें उनको मिल जाती थी। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो भी मार्केट था उसमें सहना नामक एक अधिकारी होता था, जहां पर माल दर्ज कराना होता था। ध्यान रखिएगा, शहना नामक अधिकारी होता था, जहां पे आपको अपना माल बेचने के लिए दर्ज कराना होता था। और कहते हैं कि जो घुमक्कड़ व्यापारी थे, ये अधिकारी जो है बड़ा काम किया और उनको किसी तरह से रोक करके, हड़का करके, धमका करके और उनको मूल बाजार में बेचने के लिए बाध्य किया, ठीक है। तो ये बड़ी बात होगी कि ये मंडी अर्थात गल्ला बाजार था। अब दूसरा है सराय अदल, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसको न्याय का स्थान कहा गया, मतलब इसलिए कहा गया कि यहाँ पे जो भी होती थी वह ईमानदारी से और हिसाब से जो तय था उसी हिसाब से बिकता था। और इस सबसे बड़ी बात है कि इस मार्केट में 1 टका से लेकर के 10,000 टका तक बिकता था। ये बड़ी बात, टका मतलब चांदी का सिक्का। समझिए कि मार्केट में जीतल वाले का इससे नहीं होता था, जीतल तो बहुत मान लीजिए नीचे का था, ये टका में बिकता था। इसका मतलब कीमती वस्तुएं इसमें आती रही होंगी, ये ध्यान रखनी। पूछे कि किस मार्केट में टका में बिकता था, तो सराय अदल में इसमें माल बेचा जाता था। जो भी व्यापारी पंजीकृत होते थे इसी में आते थे। यहाँ आने वाली वस्तुओं में देखिए क्या रहता था, कपड़ा, शक्कर, जड़ी बूटी, दीपक जलाने का तेल, मतलब ये इसमें आता था बिकने के लिए। अब देखिए आपको बता दें कि इसी में दिल्ली का खज रेशम सबसे महंगा था। ध्यान, अगर पूछे कि कौन सा कपड़ा महंगा था तो रेशम, क्योंकि रेशम कई तरह के होते थे। आज भी आप कपड़ा लेने जाते हैं तो कई क्वालिटी के होते हैं, उसी तरह से जो रेशम होता था, जो अच्छी क्वालिटी का होता था, वह 16 टका में बिकता था। खुद देखिए कितना होता था। लंबा कपड़ा जिसे लट्ठा उत्तम कहा जाता था, ये 1 टका में 20 गज मिलता था। इसका उल्लेख बर्नी करता है। क्वेश्चन आएगा किसका उल्लेख बर्नी करता है, तो इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से करता है। कितने में? 20 गज कपड़ा मिल जाता था 1 टका में। तो इस तरह से इसके अलावा और भी चीजें थी, लेकिन हमने इसको लिखवा दिया कि कभी हो सकता है पूछ दे कि कौन सी चीजें महंगी थी, तो दिल्ली का खज रेशम 16 टका में होता था। अब एक चीज बता दें, घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बाजार था। और इसमें बर्नी ने उल्लेख किया, ध्यान रखिएगा, इसमें बर्नी हमने बताया ना कि इसलिए लिखवा दी। बर्नी ने अलाउद्दीन के आर्थिक नियमों का विस्तृत विवरण दिया है और अमीर खुसरो ने इसके राजस्व सिद्धांत का विवरण दिया है। दोनों मतलब अलग अलग धुरी पे हैं, अलग बर्नी आर्थिक का है और अमीर खुसरो जो है राजस्व सिद्धांत का देता है। तो देखिए बर्नी इसमें उल्लेख कितना अच्छा। यहाँ पर जो घोड़े होते थे वो 3 तरह के होते थे, ये ध्यान रखिएगा। नस्ल के आधार पर होते थे घोड़े, जो है पहला, दूसरा और तीसरा। और इसमें जो है 100 से 120 टके में होते। तो पहले 100 से 120 टका प्रथम श्रेणी का घोड़ा होता था। उसके अलावा 80 से 90
टका। ये द्वितीय श्रेणी का थोड़ा सा मतलब उससे नीचे क्वालिटी का होता था, हल्के क्वालिटी का घोड़ा होता था, बहुत ताकतवर नहीं होता होगा। उसके अलावा था तीसरी क्वालिटी में 60 से 70 टका। ठीक, यह थर्ड क्वालिटी का। इसके अलावा जो भारतीय टट्टू होते थे 10 से 20 टके में मिल जाते थे, खच्चर टाइप में समझ लीजिए, उनका कोई बहुत नहीं रहता था। ठीक है, तो ये वर्ण इसका उल्लेख करता है। अब देखिए, इसके अलावा जो गाय होती थी, दुधारू गाय हैं या बैल होते थे, उनका भी क्या होता था, दाम लगता था। लेकिन मूलतः यही पूछता है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, इसके अलावा घरों में काम करने वाली दासी, ध्यान रखिएगा, घर में काम करने वाली दासी, इनका भी जो है 5 से 12 टका था, 12 टका। उसके अलावा विषय भोग की दासी, ये 20 से 40 टका था। और कभी कभी बहुत सुंदर दासी भी आ जाती थी, कन्या आ जाती थी, सुंदर कन्या मार्केट में भी, उस बाजार में बिकने के लिए उसकी कीमत ज़्यादा होती थी। 1000 टका से लेकर के 2000 टका तक। सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ तो चीज़ें बिक जाती थी, लेकिन कुछ चीज़ें बिकने में बड़ा दिक्कत होता था। सुंदर कन्या, ठीक है, हाँ, तो 100 टका से 2000 टका तक। ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर थोड़ा सा लिखेंगे, नीचे दिखाई। आपको बता दें कि बड़े बड़े व्यापारी जाते थे वहाँ पर, उनके पास जेब में पैसा भी रहता था और सोचते थे कि हम सुंदर कन्या खरीद लें, सुंदर दासी खरीद लें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी, वो डरते थे। दरअसल इस बाजार व्यवस्था के पीछे अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व्यवस्था बहुत मजबूती से किया था और कई ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया था जिससे उसकी बाजार व्यवस्था सफल रही, नहीं तो अन्यथा सफल नहीं होती। और उसमें काम उनके किए गुप्तचर जो अधिकारी होते थे, खुद सुल्तान, जैसे मान लीजिए, अच्छा, जो व्यापारी होते थे, घी वो जो बेचते थे, अन्य जो सामान बेचते थे, उसमें बाट अलग अलग रखते थे, और वो बाट जो अलग अलग रखते थे तो घपला करते थे, कम तोल देते थे। तो सुल्तान क्या करता था, अपने दासों को कुछ जीतल दे करके और एक ग्राहक के रूप में भेजता था कि जाओ तुम ये सामान खरीद के आओ फलाने पे, यहाँ पर अब बताओ। और जब सामान लेके आता था तो उसकी तौल होती थी, जब तौल होती थी तो उसमें कमी पाई जाती थी। मान लीजिए किसी में 100 ग्राम, किसी में 200 ग्राम, जो कीमती पदार्थ रहेंगे उसी में जब ये कमी बेसी करते होंगे व्यापारी, फिर क्या था, उतना ही मांस उनके शरीर से निकाल लिया जाता था। जैसे मान लीजिए उन्होंने 50 ग्राम चोरी किया, या कह सकते हैं कि 100 ग्राम चोरी किया, तो इतना मांस उस व्यापारी से निकाल लिया जाता था। अब देखिए, अब जब इतना मांस निकाल लिया जाएगा तो निश्चित है कि कुछ व्यापारियों के साथ तो जरूर ऐसा किया गया होगा। तो जब कुछ व्यापारियों के साथ ऐसा किया गया तो सारे जो अन्य व्यापारी थे वो डर गए होंगे, और फिर वो अंधा भी जाता रहा होगा तो भी थोड़ा सा बढ़ा के ही देते होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान का आदमी हो और फिर हमको बुलाया जाए और फिर हमारे साथ कठोर व्यवहार किया जाए। तो इसके ये भी बहुत बड़ा चीज़ें थी। और दूसरा, पूरे बाजार अच्छा, एक चीज़ और बता दें, पूरे बाजार व्यवस्था को उसने एक अलग कह सकते हैं विभाग की स्थापना किया था, दीवान रियासत। दीवान, ये नया विभाग था जिसके भी हम रियासत, इसके भी हम, ये 2 विभाग इसने स्थापित किया था। दीवान रियासत, ये बाजार व्यवस्था था, और एक था दीवान ए मुस्तक
राज, ये लगान व्यवस्था था, ध्यान रखिएगा। बकाया, ध्यान रखिएगा, बकाया धन वसूलता था। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन सा विभाग था जो बकाया धन वसूलता था, तो दीवान मुस्तक राज, ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ सैनिक भी होते थे, ठीक है। अच्छा, पूरी व्यवस्था भी किया था कि सेना जरूर आती थी, तो भाई कोई डरेगा ही नहीं। आज की भी डेट में अगर पुलिस नहीं जाएगी तो लोग जो डरेंगे नहीं, इसीलिए जो है सेना आ जाती थी इनके साथ कि भाई जो है आप नहीं देंगे तो आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। अब देखिए, आप नोट कर लीजिए होंगे इसको, दीवान मुस्तक राज और सहना ये मंडी दीवान रियासत के स्तर का ही अधिकारी था। ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए सहना ए मंडी तो ये भी उसी तरह से अधिकारी था। क्या कहते हैं कि सहना ये दंडाधिकारी, सॉरी, सहना ये मंडी, मंडी तो था ही दंडाधिकारी, मतलब या दीवान रियासत, ठीक। ये दोनों को पावर मिला था और बाजार के कह सकते हैं कि पूरे देखभाल करते थे, इनको दंड देने का भी अधिकार मिलता, तो बड़ा पावर इनको मिल गया था और ये अपने पावर का इस्तेमाल भी करते थे। और इनके इसके अलावा गुप्तचर की भी हम चर्चा कर रहे थे। गुप्तचर विभाग बहुत महत्वपूर्ण थी, गुप्तचर विभाग इसका, ये क्वेश्चन इससे बनता है। बरीद, बरीद जो है कि नीचे मुन्नी, मुन्नी या मुन्निहास, मुन्नियाश होते थे, ये जो है घरों में घुस जाते थे। इतिहासकार कहते हैं कि इतना इन लोगों का खौफ था कि जो अमीर होते थे वो धीमे धीमे फुसफुसा के बतियाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गुप्तचर सुन लें और फिर हम लोगों को दंड देना, मतलब जवाब देना पड़े। तो इतनी लोग, मतलब कि व्यवस्था इतनी थी कि ये डायरेक्ट घरों में घुस जाते थे। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी, मतलब एक गुप्तचर व्यवस्था इसकी क्या तगड़ी थी। तो बरीद जो गुप्तचर था, उसके अलावा मुन्नी या मुनिहास भी क्या थे, गुप्तचर का ही काम करते थे, लोगों घरों में घुस जाते थे। आप देखिए, तो समझ गए, सहना या दंडाधिकारी दीवान रियासत एक ही था। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, अंतिम समय में इसने परवाना नवीस, परमिट देने वाला एक अधिकारी की नियुक्ति किया था। और जो रेशमी वस्त्र होते थे, जो कीमती वस्त्र होते थे, वो इसी के देखरेख में परमिट जारी होते थे। थाने की तरफ से इसी की चीजें बिना उसके अनुमति से कोई भेज नहीं सकता था। तो जो जरी ओरी का कपड़ा होता था, रेशमी वस्त्र जो कीमती बनते थे, उसमें सोने चांदी का जो है कढ़ाई होता था, उन सब चीज़ों के लिए यही जारी करता था परवाना नवीस, परमिट देना। ये अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पद को सृजन किया था। अब दूसरी महत्वपूर्ण बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने राशन व्यवस्था भी लागू किया। ध्यान रखिएगा, राशन व्यवस्था, ये क्या था, अकाल के समय, जब अकाल पड़ जाता था, अकाल के समय जो गरीब असहाय व्यक्ति होते थे वो जो है आ जाते थे और इतनी भीड़ हो जाती थी, मतलब कह सकते हैं कि जैसे आजकल सरकार कंट्रोल पर सामान देती है और कभी कभी इतना वो जब गिरा देती है भाव कि नहीं फ्री में ले जाइए तो भीड़ हो जाती, इतनी भीड़ हो जाती थी कि लोग कुचल करके मर जाते थे। तो इसके लिए सहना ये जो दंडाधिकारी था, दंड का भागी भी होता था। इसलिए भागी होता था क्योंकि ऐसा क्यों हो गया कि भगदड़ मच गया, लोग मर गए। तो अकाल के समय राशन व्यवस्था का व्यवस्था किया था। और कितने अनाज दिया जाता था, आधा मन, आधा मन। सोचिए कितनी बड़ी बात थी कि इतने समय व्यवस्था इसने किया था। मतलब ऐसा नहीं था कि आज की तरह जो है उनके लिए कार्ड था हरा लाल पीला सफेद, ऐसा नहीं था। जो गरीब होते थे, जो असहाय होते थे, जो निर्धन होते थे, वो अपने आप जो है वहाँ दिल्ली में मैदान होता था वो चले जाते थे और फिर उनको लाइन करके बांटा जाता था। लेकिन भीड़ बढ़ने से कभी कभी लोग मर भी जाते थे। ये है, तो ये इसका भी बहुत बढ़िया था राशन व्यवस्था। मतलब कह सकते हैं कि
जनता के लिए भी इसने बहुत सोचा, जनता के लिए भी काम किया। ये कोई कहे कि नहीं केवल अपने लिए किया तो ये गलत होगा। इतिहासकार भी तमाम ऐसे जो आधुनिक इतिहासकार हैं कि उसमें जनता की सेवा का भी भाव उसके अंदर कूट कूट भरा था। इसलिए इस व्यवस्था को उसने क्या किया, लागू किया। और आप जानते हैं कि जो राजत्व होता है उसका आधार स्तंभ इतिहासकार वर्णन करते हैं कि सेना होती है। तो सेना तो थी ही थी, और तो सेना को तो उसको रखना ही था, लेकिन सेना के साथ साथ जनता के भी सेवा का भाव उसके मन में था, ऐसा सिद्ध होता है इन चीज़ों से। अब देखिए, पूरे बाजार अधीक्षक के रूप में काम किया मलिक काबुल। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है, मलिक काबुल, ये बाजार का अधीक्षक इसको नियुक्त किया गया था। और बड़ी परिश्रम से इसने बाजार व्यवस्था को जो है सही पटरी पर लाने का काम किया। मतलब उन अधिकारियों को नियुक्त करता था जो उसके वफादार होते थे, जो कर्मठ होते थे, उनको इसने दिया था। अब देखिए, इसके अलावा नाजिर होता था, नापतौल का अधिकारी होता था। नाजिर आज भी जो है नाजिर नापतौल का अधिकारी, ये चेक करता था। ठीक है, इसके अलावा मुहस्सिब भी होता था। ध्यान रखिए, किसी किताब में मुहस्सिब भी देता था कि वो भी चेक कर सकता था। वैसे तो मुहस्सिब, ये क्वेश्चन आ सकता है। मुहस्सिब जो है लोगों को आचार विचार का रक्षक था, लेकिन इनकी भी जांच करता था। मतलब ओवरऑल इसको भी पावर था कि जांच कर ले, लेकिन नाजिर स्पेशली इसके था। और ये इसके अंदर भी था, और लोगों को जो उनके व्यवहार होते थे उसका चेक करता था। मुहस्सिब नामक अधिकारी था। नाजिर, मुहस्सिब इसके अधिकारी थे। अभी हम उसके अलावा भरीत जो गुप्तचर था, मुन्नी या मुनिहान उसके नीचे का अधिकारी थे, लोग घर में प्रवेश कर जाते थे। तो ये सारी जो व्यवस्था किया था, इतना बेहतरीन तरीके से किया कि उसका जो है बाजार व्यवस्था क्या रहा, सफल रहा। और जब तक जिंदा रहा, क्या उसके आगे भी वो चलता रहा, ये अलग बात है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा। अब देखिए, तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है विजय भी किया, बाजार व्यवस्था को सुव्यवस्थित भी किया। और जब तक उसके चीज़ें उसके कहते हैं कि अधीन थी, उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ। अब चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद कुछ ही दिन के अंदर उनका शासन का अंत हो गया, खिलजी वंश का, क्योंकि उतने कोई योग्य नहीं थे, या कह सकते हैं कि सेना में जो योग्य थे वो मरते चले गए। तो इस तरह से 3 वर्षों का शासन था, जिसकी हम चर्चा आगे करने जा रहे हैं। उनकी हम चर्चा एक एक करके बताएंगे कि मुबारक शाह खिलजी बैठा गद्दी पर, उसके बाद खुसरो शाह कुछ दिनों के लिए बैठा था, तो उसकी चर्चा करेंगे। कुछ और भी जैसे अलाउद्दीन खिलजी की जो बातें हैं उसको हम लिख करके बोर्ड पर आपको बताएंगे। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के बाद 3 वर्षों के अंदर ही सत्ता का खिलजी वंश का अंत हो गया, और मुबारक शाह खिलजी खुसरो शाह गद्दी पर बढ़े, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी की कुछ और बातें चर्चा करके फिर आगे हम चर्चा करते हैं। कल शायद नहीं चर्चा की, तो हो सकता आज है, एक नोट कर लीजिएगा। जोधपुर में संस्कृत में लिखा अभिलेख है, इसी में कहा गया है कि अलाउद्दीन, इसी में हाँ लेख है, इसमें लिखा है अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ठीक ये तो इस तरह से। इसके अलावा एक हिंदू लेखक ककसूरी कहता है, एक हिंदू लेखक ककसूरी
सूरी कहता है कि उसके द्वारा अधिकृत किलों की कौन गणना कर सकता है? मतलब बड़े पैमाने पर इसका मतलब माना जाएगा कि इसने किले को क्या किया था, विजित किया था। एक ककसूरी हिंदू व्यक्ति था, इसने ये बात कही। आज जोधपुर में जो संस्कृत में लिखा जो अभिलेख मिला उसमें ये बातें कही गई हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, उसके अलावा आपको बता दें कि सेना पे उसने बहुत ध्यान दिया, तो उसको सेना को जो डिवाइडेशन किया था, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सेना का जो विभाजन किया था वह था 1000, 100, 100 और 10 में विभाजित किया था। 10,000 सैनिक टुकड़ियों को तूमन कहा जाता था। ये नोट कर लीजिएगा, तूमन कहा जाता था। ये तो विभाजन हुआ था 1000, 100 और 10 में 10,000 सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था? तूमन कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आया है। अब देखिए, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे रोग से पीड़ित हो गया था जो उसकी जान पड़ गई। एक रोग है जलादर रोग, जो जलादर रोग या जलौदर रोग है। ये रोग ऐसा था कि जो उसका स्किन जो है पूरी फट गई थी एकदम। वो नहाना बंद कर दिया था। बहुत जैसे कट जाता है किसी की स्किन, उस टाइप था। तो जलादर रोग से पीड़ित था, जिसके कारण उसका क्या हो गया? देहांत हो गया। कहते हैं कि मलिक काफूर उस समय दक्षिण में था, उसको तुरंत उसने बुलाया। चूँकि दरबार में अब षड्यंत्र हो गए और सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया, और वो मलिक काफूर वापस आ गया। और कहते हैं कि मलिक काफूर के अंदर महत्वाकांक्षा जाग गई शासन बनने की। और यही नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसने कमला देवी से विवाह भी कर लिया। सभी जानते हैं कि वो किन्नर था। तो 35 दिनों तक मलिक काफूर गद्दी पर बैठा रहा। ध्यान रखिएगा, मलिक काफूर 35 दिन तक सत्ता का उपभोग किया। और कहते हैं कि जितने सगे संबंधी थे अलाउद्दीन खिलजी को, उसको सबको मरवा दिया या तो कैद करवा दिया। और जो अगला शासक बैठने वाला है मुबारक शाह खिलजी, उसको भी कैद करा लिया था। और अपने अमीरों को भेजा था कि जाओ उसकी तुम लोग हत्या कर दो। तो वो जो अमीर गए उनका वो पैर पकड़ लिया और कहा कि जितना अपना धन था उसको सम दिया उन लोगों को, जितने हीरे जवाहरात थे। और सबका मन पिघल गया और सब आ करके अमीर इसी के दरबार में क्या कर दिए? हत्या कर दिए। इस तरह से मलिक काफूर का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है। तो अब अगला जो शासक बैठा, फिर उसके जो अमीर लोग थे वो मुबारक शाह को कैदखाने से निकाल करके और गद्दी पर बैठा दिए। अब अगला जो शासक बैठेगा वह है मुबारक शाह खिलजी। 1316 से 1320 ईस्वी। खैर, योग्य तो नहीं था, लेकिन कुछ विजय इसने किया। दक्षिण भारत पर पुनः आक्रमण किया। देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र देव, उनका दामाद था हरपाल, उनको पराजित किया, मौत के घाट उतार दिया, वहां से धन लूट के लाया। कुल मिलाकर के विद्रोह शुरू हो गए थे। और सबसे बड़ी बात थी कि दिल्ली, इसमें दो बातें याद रखने की हैं आप लोगों को। दिल्ली का पहला सुल्तान है
जिसने खलीफा को खिलाफत मानने से इनकार कर दिया था। ध्यान रखिएगा, खलीफा की परंपरा को तोड़ दिया था इसने, और इसने खुद उपाधि लिया था, स्वयं खलीफा की उपाधि लिया। ध्यान रखिएगा, स्वयं खलीफा की उपाधि ली और अपने को अल इमाम उल इमाम और खिलाफत उल्लाह की उपाधि लिया है। खिलाफत उल्लाह की उपाधि लिया है। ध्यान रखिएगा, लह की, ये खुद उपाधि ले लिया इतना इसने। तो पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन शासक था जिसने खलीफा की खिलाफत मानने से इनकार कर दिया, तो मुबारक शाह खिलजी। और दूसरा था स्त्रियों का वस्त्र पहन के, मतलब महिलाओं का वस्त्र पहन करके, महिलाओं का वस्त्र पहन करके के दरबार में आता था, दरबार में आता था। इतिहासकार बर्नी कहता है इसके बारे में, बर्नी कहता है कि कभी कभी नग्न ही आ जाता था, ही आ जाता था। जब आपके अंदर ही सब और गुण आ जाएगा तो आपका पतन होना लाजमी है। और हुआ ऐसे ही, जब इसका एक विश्वसनीय सेनापति था जिसने इसकी सत्ता को बेदखल करके खुद सत्ता हथिया लिया, तो ये पॉइंट आप याद करिएगा, उसका नाम था खुसरो शाह। तो हमें लगता है इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा खुसरो शाह के बारे में भी बता दें। तो दो बातें महत्वपूर्ण है, महिलाओं का वस्त्र पहन के दरबार में आता जाता था, बर्नी कहता है कभी कभी नग्न ही आ जाता था। तो सत्ता मिलना आसान है, सत्ता को चलाना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई भी व्यक्ति हो, अलाउद्दीन खिलजी जरूर सत्ता पाया था, लेकिन उसको इसने बैलेंस किया, इसलिए लंबे टाइम तक बना रहा। क्योंकि आप अगर उसको मेंटेन नहीं करते हैं और आपके अंदर अवगुण आ जाएगा तो आपका पतन होना लाजमी है। अब देखिए खुसरो शाह, मुबारक शाह खिलजी के बाद कौन बैठा? खुसरो शाह। इसकी ये 17 अप्रैल को बैठा गद्दी पर 1320 में, और कहते हैं 17 क्या 15 अप्रैल को मान लीजिए, और सितंबर में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखिए ये हिंदू से मुसलमान बना था। पहली बात ध्यान रखिएगा, ये हिंदू से बचपन में ही ये हिंदू से मुसलमान बन गया था, हिंदू से मुसलमान बन गया था। और जब हत्या करके गद्दी पर बैठा तो इसने पैगंबर के सेनापति को उपाधि लिया, पैगंबर का सेनापति की उपाधि लिया, सेनापति का उपाधि। लेकिन इसके विरोधियों ने यह अफवाह फैला दिया। दरअसल कुछ जगहों पर इसने मस्जिदों को नुकसान भी पहुंचाया था, तोड़वा भी दिया था, तो इनको विद्रोहियों को मौका मिल गया। और ये वो जानते थे कि हिंदू से मुसलमान बना है, तो इसके खिलाफ विद्रोहियों ने यह नारा लगाया कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। अच्छा, इसने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह खुसरो शाह ने भी खूब ढेर सारा धन बांटा सरदारों में, यहाँ तक कि निजामुद्दीन औलिया को भी जो है काफ़ी धन दिया था, 4000 टका से अधिक धन दिया था। तो बहुत आशीर्वाद लेने के लिए दिया था, और सरदारों को इसलिए दिया था कि कोई सरदार इसके खिलाफ बगावत न करे, विद्रोह न करे। लेकिन इसके खिलाफ एक व्यक्ति आया और वो था
गियासुद्दीन तुगलक जिसकी हम चर्चा करेंगे, ये दीपालपुर का गवर्नर था। दीपालपुर का गवर्नर था। इसने चूंकि काफ़ी युद्ध लड़े थे जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, और सीमा रक्षक था, उत्तर पश्चिम का सीमा रक्षक भी था। उत्तर पश्चिम मंगोलों का आक्रमण होता था उत्तर पश्चिम से, आप जानते हैं, और इसीलिए ऐसे लोगों को बनाया जाता था कि एक तो बहुत वो जाबाज हो और विश्वसनीय हो। इसीलिए दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के पहले भी सीमा रक्षकों को बहुत मजबूती से उनको नियुक्त किया जाता। तो बहुत बहादुर था और जन्मजात सैनिक था, सेनापति था। इसलिए खुसरो शाह को समझ गया था कि हम निपटा देंगे, और सबसे आगे यही आया गियासुद्दीन तुगलक ने ही। पहले तो सहायता मांगा गवर्नरों से, लेकिन गवर्नरों ने देखो और इंतजार करो की नीति अपनाई, लेकिन खुद जो है ये सेना लेकर चल पड़ा और अंत में खुसरो शाह को जो है पराजित कर दिया। 1000 स्तंभ वाला महल बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखिएगा, 1000 स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उसी में घुस करके गियासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह का क्या कर दिया, अंत कर दिया। इस तरह से खिलजी वंश का अंत हुआ, खुसरो शाह का अंत हुआ, एक नए वंश का उदय हुआ जो भारत के इतिहास में तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे टाइम तक इन लोगों ने शासन किया तुगलक वंश, और सबसे कम टाइम तक शासन किया तो खिलजी वंश ने शासन किया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि किस वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया, तो तुगलक वंश, और सबसे कम किसने किया है, तो खिलजी वंश। तो अब इस तरह से हमने काफ़ी हद तक समेटा इन चीज़ों को। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे मंत्रियों के बारे में बताना है आप लोगों को, तो 4 मंत्री तो होते ही थे, ठीक है। तो वो 4 मंत्री थे, वजीर होता था, दीवान इंसा होता था, दीवान रसालत होता था, दीवान आरिज होता था। ये 4 मंत्री के बारे में तो हो। उसके अलावा भी जो जैसे दीवान मुस्तकराज नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी, दीवान रियासत नियुक्त किया था। तो अन्य जो मंत्री थे जो नीचे काम, उनकी भी हम चर्चा करेंगे अलग से। जब पूरा दिल्ली सल्तनत बना लेंगे उनका शासन प्रशासन भी चर्चा करेंगे, सेना का भी कुछ विभाजन जो हो तो उसकी भी हम चर्चा कर देंगे एक वीडियो में, ताकि पूरा कंप्लीट आपका दिल्ली सल्तनत हो जाए, इधर उधर आपको भागना ना पड़े। अब अगला जो हम वीडियो डालेंगे वो लाइव डालेंगे, ठीक है, और हम उसके एक दिन पहले सूचना दे देंगे। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है वो अपने आप उनके पास समय पहुंच जाएगा, उनको मतलब लिंक भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लाइव में क्लास में रहेगा कि आपको 1 घंटे क्लास मिलेगा, जब तक संस्था नहीं खुलती है। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा, जो अन्य छात्र हैं जुड़े हैं उनको भी लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसका लाभ उठाइए आप जितना हो सके। बार बार वीडियो जो भी हमारे वीडियोस पे पड़े हुए हैं उसको सुनिए, आप उनको जो है मनन करिए, अपनी जो बुक है उससे पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद वीडियो सुनोगे, अपनी किताब पढ़ेंगे तो हमें लगता है आपको कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में जाना भी बहुत बड़ी बात है, हमको लर्न करना भी बहुत बड़ी बात है। तो इतना ही अगर आप कर लेंगे तो हमें लगता है कि आपका काफ़ी हद तक इतिहास का जो पोर्शन है वो हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पोर्शन अभी बचा है हम उसको भी लाइव में क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अभी एक यूनिट और पढ़ा लेते हैं तो हम संविधान का पोर्शन भी इसमें शुरू करेंगे। धन्यवाद।